हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और इस संविधान के सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ संविधान के प्रमुख भाग। तो आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भाग। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड देन ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ इसी के साथ। तो आप इसी के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, संविधान के भाग जो मैं अभी बता रहा था आपसे, संविधान के भाग। संविधान को एक तरह से अनुसूचियों में, शेड्यूल में, एक तरह से पार्ट्स में जो कि भाग होते हैं, उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज होते हैं, इनमें एक तरह से डिवाइड किया गया है संविधान को। जैसे कि हमारे बुक्स होते हैं, किताबों में चैप्टर्स में क्लासिफाई किया गया, तो उनको चैप्टर बाई चैप्टर डिवाइड किया गया होता है। तो सेम उसी तरह हमारे संविधान में, क्योंकि हमारा संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और आप सभी को पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं इतने बड़े संविधान को एक तरह से क्लासिफाई किया गया, एक तरह से डिवाइड किया गया है, एक तरह से टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, भाग में, शेड्यूल में, आर्टिकल्स में। तो इन सभी चीजों का मैं जिक्र करूंगा। तो आज मैं संविधान के जो प्रमुख भाग है उन पे मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक तरह से, यहाँ पे भाग मैंने मेंशन किया हुआ है और आप देख सकते हैं प्रावधान और अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद है। तो हम देखते हैं पहला क्या है। जो पहला भाग है हमारा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एक्चुअली इट मीन्स देश, यूनियन, जो कि भारत हमारा क्या है, देश है, यूनियन है। और उसके राज्य क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, देश, भारत देश है, उसमें कितने 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसके बारे में जिक्र किया गया एक तरह से, जैसे कि राज्यों का बंटवारा करना, ये एक तरह से आर्टिकल नंबर 1 से 4 के बीच में दिया गया है कि डिलिमिटेशन जैसे बोलते हैं, और राज्यों का सीमांकन करना, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये भाग 1 के अंतर्गत आता है। अगर हम देखते हैं भाग दो में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो कौन इस देश का नागरिक होगा, भारत देश का नागरिक कौन होगा। इस देश में एक तरह से जैसे कि आजादी के समय 1947 के समय आप देख सकते हैं कि उस टाइम एक तरह से त्रासदी, विभाजन की त्रासदी थी। कई लोगों को पता ही नहीं था कि वो इस तरफ रहेंगे या इस तरफ रहेंगे। उस टाइम एक तरह से नागरिकता की बात की गई थी, नागरिकता के बारे में एक तरह से देखा गया तो कौन इस देश के नागरिक होंगे, कौन इस देश के नागरिक नहीं होंगे। तो इन सब चीजों का जिक्र एक तरह से किया गया है। तो भाग 2 में किया गया है। और एक खुशवंत सिंह जो कि काफी एक तरह से बहुत बड़े हुए जाने माने एक तरह से लेखक हैं, राइटर हैं, खुशवंत सिंह। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, ट्रेन टू पाकिस्तान। उसमें उन्होंने काफी जिक्र किया था इस बारे में, जो विभाजन की त्रासदी थी, जिनको अभी तक कई ऐसे थे जिनको आइडिया नहीं था कि वो देश के पाकिस्तान में रहेंगे या विभाजन के बाद या तो इंडिया में रहेंगे। तो कई लोगों को एक तरह से इस तरह की क्या कंफ्यूजन थे। तो इसमें काफी उन्होंने जिक्र किया है इस बुक में। आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। अगर बात करते हैं तीसरा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इट्स अ इम्पोर्टेंट, एक तरह से आप बोल सकते हैं इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यानी कि इस भारत देश में जिसका भी एक तरह से जन्म होता है तो क्या फंडामेंटल राइट्स उसको मिलते हैं, सभी को मौलिक अधिकार मिलता है। आपको पता है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स 6 तरीके के होते हैं। मैं आगे जैसे आपको बताऊंगा, जब नया वीडियो फंडामेंटल राइट्स का बनाऊंगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा, एक एक राइट्स, एक एक आर्टिकल्स के बारे में जिक्र करूंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, कई सारे अधिकार हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट अधिकार है जो कि भाग 3 का एक तरह से पार्ट है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। और आपको पता होना चाहिए मौलिक अधिकार के आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इट मींस आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये शक्ति देता है कि अगर सरकार या कोई भी आपसे मौलिक अधिकार छीना जाता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चौथा भाग, इट मींस जो फोर्थ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, फोर्थ भाग, वो नीति निर्देशक तत्व, इट मींस डीपीएसपी। ये बात करता है पॉलिसी की, कि जो राज्य होंगे, ये सरकार देश की, वो क्या होंगे, एक तरह से नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे हमारे लिए, भारत की जनता के लिए एक तरह से। तो पॉलिसी कैसी होगी, तो पता होना चाहिए आपको कि हमारा देश कैसा वेलफेयर स्टेट, इट मींस कल्याणकारी। तो जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के ऊपर एक तरह से उनके आधार पे ही पॉलिसी बनाया जाता है। जो हमारे देश होती है वेलफेयर स्टेट होती है, कल्याणकारी एक तरह से पॉलिसियां बनाई जाएंगी। तो ये करते, इसके लिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार पॉलिसी बना रही है। तो इसका जिक्र जो किया गया आर्टिकल 36 to 51 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई तरह के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां से डायरेक्टली पूछे जाता है कि नागरिकता है, नागरिकता कौन से भाग में है, संविधान के कौन से भाग में, तो दूसरे भाग में। तो आप इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मूल कर्तव्य।
तो मूल कर्तव्य एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था, मूल संविधान में, लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में एक तरह से इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया, इसे ऐड कर दिया गया हमारे 51 का, इट मींस 51A, जो कि हमारा 4 का है, 4A। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो हमारे टोटल भाग है संविधान के, जो प्रमुख और टोटल भाग है ये 25 है अभी, अगर वर्तमान में देखा जाए, लेकिन टोटल जो ओरिजिनल संविधान था एक तरह से जो बात करते हैं 22 ही था। तो 22 से हमारा अभी भी फिलहाल 22 ही है, उसमें एक तरह से बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, उसमें बीच बीच में जैसे हमने ऐड कर, जैसे 9A देख सकते हैं, 9 का ख देख सकते हैं, 4A देख सकते हैं। तो ये टोटल तो 22 ही है, लेकिन उसके अंदर एक तरह से इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे 4A करके, तो टोटल 25 है, लेकिन एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ काउंट कीजिएगा तो 22 ही है। तो मैंने यहाँ पे प्रमुख एक तरह से संविधान के प्रमुख भागों का जिक्र किया है, तो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ मूल कर्तव्य, देख लिया आपने कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो हमारे फंडामेंटल एक तरह से फंडामेंटल राइट्स जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हमारे देश के प्रति, हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब बात करते हैं संघ इट मींस देश, यूनियन इट मींस संघ में एक तरह से कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो उन सभी का जिक्र एक तरह से किया गया संघ में। आर्टिकल नंबर आप देख सकते हैं 52 151 के बीच में इनका जिक्र किया गया कि प्रेसिडेंट के अधिकार क्या होंगे, हर चीजों का जिक्र एक तरह से किया गया, और ये आता है भाग 5 में। अब बात करते हैं राज्यों की, तो राज्यों का एक तरह से आता है, जो राज्यों को रखा गया भारत में जो 28 राज्य हैं, एक तरह से उनके बारे में जो जिक्र किया गया है वो 152 से लेके, जैसे कि गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो उनके बारे में जिक्र किया गया भाग 6 में, और वो राज्यों के स्टेट के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं 7वां भाग। 7वें भाग को एक तरह से निरस्त कर दिया गया, क्योंकि कई ऐसे भाग को खत्म भी कर दिया गया, कई को इंक्लूड भी किया गया एक्स्ट्रा। तो अब बात करते हैं 7वां निरस्त कर दिया गया, जो कि एक तरह से 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1956 में से इस भाग को एक तरह से, इसमें क्या थे, राज्यों के एक तरह से कैटेगराइजेशन थे। राज्य पहले क्या थे, राज्य A B C इस तरह के टाइप बनाए गए थे, बट हमारे यहाँ क्या है, एक तरह से राज्य हैं और एक तरह से यूनियन टेरिटरी है, बट पहले उसे कैटेगरी में रखा गया था, ये A क्लास का है, ये B क्लास का, C क्लास का, तो इसे हमने खत्म कर दिया एक तरह से संविधान संशोधन के माध्यम से। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में इसे निरस्त कर दिया गया, तो ये भाग अब है नहीं। अब बात करते हैं भाग 8। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब इट मींस यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, कि जो हमारे यहाँ भी क्या है 8 यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी की एक तरह से बात की गई है कि ये हमारे यूनियन टेरिटरी, उनके बारे में जिक्र किया गया है, उनके जितने भी चीजें हैं ये इसमें मेंशन किया गया है भाग 8 में आपके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट आपके भाग 9। भाग 9 क्या बताते हैं, पंचायत। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत में त्रिस्तरीय सरकार चलती है, जैसे कि ये 73 एक तरह से त्रिस्तरीय सरकार, 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक तरह से बोल सकते हैं, नगर पालिका का जिक्र किया गया है। तो एक तरह से पंचायतों का एक तरह से जिक्र किया गया है। हमारे त्रिस्तरीय पहला क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार, उसके बाद हमारा क्या होता है, तो राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार का पंचायत, एक तरह से गांव में आप जाते हैं तो पंचायतें होते हैं, और शहरों में से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो एक तरह से 9 को में नगर पालिका को ऐड किया गया है। तो आप पंचायत, आपको पता होना चाहिए कि जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं चलेगा। संघ ये नहीं तय करेगा, देश नहीं तय करेगा, यूनियन केंद्र की सरकार ये नहीं तय करेगी आपकी जरूरत क्या है, आप तय करेंगे कि आपकी जरूरत क्या है। इट मींस बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाया गया है, ये काफी अच्छा है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन का और काफी हद तक एक तरह से जनता के लिए है। तो ये पंचायत, इसका एक तरह से आर्टिकल 239 टू 242 एक तरह से जिक्र किया गया इसका। अगर बात करते हैं 9 को, तो नगर पालिका काउंसिल, जैसे कि मेयर का इलेक्शन होता है, एमसीडी वगैरह इलेक्शन में आपने देखा होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो नगर पालिका का जिक्र किया गया है। तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। तो 9 को में एक तरह से देख सकते हैं नगर पालिका। अब बात करते हैं 9 के ख में, सहकारी समितियां, जो हमारे यहाँ एक तरह से कोऑपरेटिव कमिटीज होते हैं, तो उसमें जो एक तरह से आर्टिकल 243 में इसका जिक्र किया गया, तो ये भाग 9 ख का पार्ट है। अब बात करते हैं भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, एक तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एरिया से उनके बारे में, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे एरिया है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, उनके जल जंगल, उनकी संस्कृति, उनके ट्रेडिशन को बचाना है। तो इन चीजों का भी बखूबी ध्यान रखा है हमारे संविधान निर्माता, काफी एक तरह से दूरदृष्टिता था उनका, और उन्होंने इसके तहत ही, यानी जो हमारे यहाँ के शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो कि जनजातीय लोग हैं, जो कि कई ऐसे इलाके में, दूरगामी इलाके में, रिमोट एरियाज में रहते हैं, तो उनकी रक्षा, उनके ट्रेडिशन की रक्षा, उनके एक तरह से उनके
उनके एरियाज की रक्षा, उनके संस्कृति जो है उनके रक्षा के लिए एक तरह से सभी चीजों का जिक्र किया गया है, तो उनको भी एक तरह से संविधान में रखा गया है। सोच सकते हैं हमारा संविधान कितना एक तरह से खूबसूरत है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को एक तरह से एक संविधान में एक तरह से मर्ज किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये संविधान का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे लिए। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जिक्र एक तरह से 244 में किया गया है। अब बात करते हैं भाग 11। भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्र, इट मींस रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ये जिक्र किया गया है 245 से 263 के बीच में। इट मींस हमारे फेडरल कंट्री है, राज्यों की अपनी दायरे हैं, राज्यों के अपने दायरे हैं, और देश का एक मींस संघ का एक मींस केंद्र का अपना दायरा है। उसके एक तरह से दोनों के पावर्स, ये डिपेंड करता है पावर शेयरिंग पे। एक पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि दोनों के अपने अपने दायरे हैं, दोनों के अपने अपने काम है, अलग अलग काम है, एक तरह से दोनों को एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप राज्य के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आप देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो राज्य समझ, जैसे नीति एक तरह से नीति आयोग है, नीति आयोग क्या करता है, उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसमें जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, प्रदेश जितने भी हमारे एक तरह से राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री वो भी एक तरह से सदस्य होते हैं। तो ये एक तरह से प्रगाढ़ बोल सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राज्य और एक तरह से संघ सरकार जो होती है हमारे, उनके बीच में एक तरह से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। तो एक तरह से हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे उनका भी एक तरह से ये मत था कि जो संघ और राज्य संबंध कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी तो जाके देश का भी एक तरह से विकास होगा और राज्यों का भी विकास होगा। इसलिए उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, इसलिए हमारा कंट्री कैसा है, तो फेडरल कंट्री है। तो बात करते हैं 11, एक तरह से हमने देख लिया। अब बात करते हैं निर्वाचन। निर्वाचन इट मींस हमारा देश, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लोकतंत्र देश, एक तरह से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसके लिए एक संस्था है, निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो निर्वाचन कैसे होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि बात करते हैं हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, तो इन चीजों के जैसे राज्य निर्वाचन आयोग होता है, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, तो इनकी जिम्मेदारी और इनकी चीजों का निर्वाचन कैसे होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एक तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन संस्था बनाई गई। तो इन चीजों का भी जिक्र एक तरह से कहा गया है, तो निर्वाचन में, तो निर्वाचन में हर चीजों का जिक्र किया गया, जो कि भाग 15 के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, जो कि आर्टिकल 324 से लेके एक तरह से 329 के बीच में इसे बताया गया है। तो अब बात करते हैं, अब सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी के जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो कौन है वर्तमान में, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं राजभाषा। तो आपको पता होना चाहिए जो आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है, वो राजभाषा का जिक्र किया गया। अब राजभाषा में क्या है, आपको पता होना चाहिए राजभाषा हमारी क्या है, तो हिंदी है। जो ये आर्टिकल 343 से 351 के बीच में राजभाषा का जिक्र किया गया। तो भारत का राजभाषा, राजभाषा मतलब कार्य एक तरह से ऑफिशियल जो से कार्यरत, उसमें किसमें ऑफिशियल कार्यक्रम होगा, एक तरह से कार्य होगा, तो वो एक तरह से राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में नहीं बोल रहा हूँ, राष्ट्रभाषा ये डिफरेंट, हमारा कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और आपको पता है 14 सितंबर एक तरह से आयोग बना था, 14 सितंबर 1949 में, तो इसे एक्सेप्ट किया गया था एक तरह से, और देवनागरी लिपि होगी और राजभाषा हिंदी होगा। इस एक तरह से राष्ट्रभाषा नहीं, मैं राष्ट्रभाषा की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों अलग है, एक तरह से कार्यकारी भाषा के तौर पे होता है। तो राजभाषा हमारी हिंदी है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते भी हैं। तो आपको पता होना चाहिए राजभाषा। और भी 22 लैंग्वेजेज हैं जैसे इसमें रखा गया है, कई ऐसे लैंग्वेज है। तो मैं जब राजभाषा एक तरह से अलग वीडियो बनाऊंगा तो राजभाषा पे एकदम पूरा क्लियर और क्रिस्टल आपको एक एक चीज पे बात करूंगा। यहाँ पे भाग देखते हैं, भाग 17 का ही पार्ट है, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में एक तरह से इसकी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं 18। तो जो भाग 18 है वो किसकी बात करता है, तो आपातकाल की, आपात उपबंध, इट मींस इमरजेंसी, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है। एक तरह से हमारे जो प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं 352, 356, 360 का जिक्र किया गया है, जो कि वित्तीय एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। तो ये उसी का पार्ट है, आपात उपबंध, हमारे देश में इमरजेंसी कैसे लगाया जा सकता है। तो 352 से लेकर 360, आर्टिकल 360 तक इसका जिक्र किया गया है। तो 3 तरह के हमारे जो इमरजेंसी होते हैं उनका भी जिक्र किया गया है इन्हीं में, आपात। अब बात करते हैं संविधान संशोधन, काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से ये संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कहाँ से लिया गया है, आप मेरे पहले के वीडियो में जा सकते हैं कि जो कि सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान में हम क्या कर सकते हैं, अगर जैसे डिमांड हो संविधान में कुछ भी चीज चेंज करना हो, बदलाव करना हो, तो हम संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आर्टिकल 368 के थ्रू बताता है, तो संविधान संशोधन कर सकते हैं। कई ऐसे संविधान संशोधन के लिए
हमें क्या जरूरत होती है, तो हमें जरूरत होती है साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत इतनी सिंपल मेजोरिटी से हम क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे चीज हैं जैसे चेंज करना, तो उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। कई बार तो आपके पूरे राज्य, आधे राज्यों के लेजिस्लेटिव से वहां पास करवाना होता है, तो विशेष बहुमत एक तरह से होता है, तो विशेष बहुमत से ही पास करवाना होता है, तो तब जाके संविधान में संशोधन होता है। और आपको 1973 एक तरह से आप बात करते हैं मूल ढांचा, केशवानंद भारती केस, संविधान एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगाम भी लगा दिया कि हमारे मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, कुछ चीजें उन्होंने नहीं बताई कि समय समय पे हम बताएंगे। एक तरह से उन्होंने एक तरह से ब्रेक लगा दिया कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, हर चीज संविधान, एक तरह से संविधान ही बदल सकती है, ऐसा नहीं कर सकती वो, संविधान बदल नहीं सकती है क्योंकि मूल ढांचा है, मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पार्ट में आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, जो कि इस आर्टिकल का यूज करके संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 जो कि भाग है, भाग 20 का पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट एक तरह से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट संविधान के जो प्रमुख भाग है, अलग अलग भाग है, इनमें आर्टिकल का जिक्र किया गया, प्रावधान का जिक्र किया गया है। तो आप इन सभी को देख सकते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि संविधान के जो अलग अलग भाग हैं और एक तरह से प्रमुख भाग हैं, तो इनको आप देखिए, और कई पेपर में आ चुके हैं, तो आप इसको एक तरह से कंबाइन भी कर सकते हैं, ग्रुप में बना सकते हैं, जैसे कि 1 से 4 तक को आप एक साथ रख सकते हैं, संघ, उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जैसे बोलते हैं, टीपीएसपी, मूल कर्तव्य। अब इसको अगर एक में रखना चाहें तो आप एक में इनको एक ग्रुप में बना के रख सकते हैं कि मूल कर्तव्य, संघ, राज्य, उसके बाद संघ, राज्य, क्षेत्र। अगर यहाँ पे आप करना चाहें तो इनको एक साथ रख सकते हैं, पंचायतें, नगर पालिका और सहकारी समितियों के ग्रुप में बटाएं, ताकि आपको आसानी हो एक तरह से याद करने में। आप कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे 2 दिन में भूल जाएंगे, लेकिन आप ग्रुप वाइज अगर याद करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, और आप हर पेपर में आप आसानी से एक तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर इसको आप एक में करना चाहें तो इसको एक में कर सकते हैं, अनुसूचित जाति, संघ, राज्य, संबंध। अगर इसको एक में करना चाहें तो आप यहाँ से यहाँ इनको एक में कर लीजिए, निर्वाचन, इट मीन्स हमारे इलेक्शन कैसे होगा, सब प्रोसीजर एक तरह से लिखा गया, राजभाषा, आप बात करें तो आपातोपन, संविधान संशोधन। तो ये प्रमुख एक तरह से भाग हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस वीडियो को खत्म हूँ। इसी के साथ नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। और जब अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ थैंक यू एंड धन्यवाद।